नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज फिर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम कुछ खबरें हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले आज की जो हॉट न्यूज़ है कि गमाडा ने एक सूची जारी की है जिसके अंदर लिस्ट में नाम है बहुत सारे बिल्डर्स के जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, पेमेंट नहीं दी है। तो उनमें दो तरह की ये लिस्ट है। एक तो है नॉर्मल कॉलोनीज़ की जो पापड़ा एक्ट के अंदर पास होती हैं, दूसरी हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के जो 100 एकड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं। तो पहले जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर टॉप पे नाम है चंडीगढ़ रॉयल सिटी का, जिनके ओनर्स को ईडी ने उठाया हुआ है। उनका जो बकाया है वो 47 करोड़ का है। और उसके बाद नंबर आता है शिवालिक साइट प्लानर का, इनका 20 करोड़ का है। फिर बाजवा डेवलपर का है, ये 23 करोड़ का है। फिर मजेस्टिक प्रॉपर्टीज़ का है, ये 7 करोड़ का है। फिर बाजवा डेवलपर का है 127 करोड़ का है। और फिर बाजवा डेवलपर की कॉर कंपनी है, इसका 10 करोड़ का है। और फिर शिवालिक साइट प्लानर कासा स्पाना करके ये प्रोजेक्ट है, इनका भी 15 करोड़ बकाया है। गीतू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है पार्क हाइट के नाम से लांड्रा चौक के बिल्कुल ऊपर है, इनका भी 14 करोड़, मतलब 15 ही हो गया, 14.79 है, तो 15 करोड़ इनका भी बकाया है। इनके जो ओनर हैं वो भी फरार हैं, इनको भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। और जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट ले रखे हैं वो उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें रोज़ जिंदाबाद मुर्दाबाद किनारे लगते हैं, पर जो ओनर हैं वो फरार हैं। ऐसे ही राइजिंग स्टार है, इनके तो 99 लाख ही हैं। आरकेएम हाउसिंग है, ये लांड्रा चौक के ऊपर जो सीजीसी कॉलेज है लांड्रा का, उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इनका प्रोजेक्ट है आरकेएम हाउसिंग। इनके भी 31 करोड़ बकाया हैं। अभी भी ये भी जेल से बाहर आए हैं, कंज्यूमर कोर्ट ने इनको भी जेल कर दी थी। तो अब ये बाहर आके अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उससे ये पैसा चुकता करेंगे। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके 11 करोड़ हैं। और फिर नॉर्थ हेज डेवलपर्स एलएलपी है, इनके 1 करोड़ 11 लाख हैं। और फिर लास्ट में गिलको डेवलपर एंड बिल्डर के 57 लाख रुपीज़ हैं। बीजेपी के यहाँ के लीडर हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, गिलको बहुत बड़ा नाम है। और 57 लाख रुपीज़ बकाया है। 2 BHK का इनका एक फ़्लैट भी इससे महंगा है, तो पता नहीं क्यों नहीं भर रहे। भगवान जानता है कि क्या मजबूरियाँ होंगी कि इतने अमीर बंदे के भी 57 करोड़ गमाडा की तरफ बकाया खड़े हैं। चलिए, उसके बाद आती है मेगा प्रोजेक्ट जो 100 एकड़ से ऊपर हैं। उसमें भी बाजवा जी ने बाजी मारी हुई है। 2 कंपनियां टॉप में इनकी ही हैं, 209 करोड़ और 168 करोड़, इसमें भी टॉप पे यही हैं। और नंबर 3 पे आते हैं सुखम इंफ्रास्ट्रक्चर, 69 करोड़। फिर HP सिंह एंड सन्स जो हम 43 से जाते हैं तो 6 फेज़ की तरफ आते हैं तो सामने मंडी आती है। तो मंडी से आगे जो पहला प्रोजेक्ट था सेक्टर 122 का, वो HP सिंह एंड सन्स का था, जिन्होंने पैसे नहीं भरे और वो ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट। और उन्होंने भी कितने पैसे देने हैं आप देखें कि सिर्फ 45.78 करोड़ देने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो 100 एकड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो JLPL जो कि हमारे MLA साहब हैं मोहाली के, कुलवंत सिंह, उनका प्रोजेक्ट है। और 4 सेक्टर हैं इसमें, उसमें से 80, 90, 91 इनके 152 करोड़ 152 करोड़ बकाया हैं इस लिस्ट के हिसाब से। और ग्लोबस प्रोजेक्ट्स के 34 करोड़ बकाया हैं। और प्राइम लैंड डेवलपर्स इनके 22 करोड़ बकाया है। तो इसमें ये सारे हैं। और एक सनटेक इंडियन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सनटेक सिटी का प्रोजेक्ट है जो न्यू चंडीगढ़ में बंद हो गया है, और उनके भी 11.5 करोड़ बकाया हैं। यानी जिन लोगों ने सनटेक में पैसे फ्लैट के अंदर, प्लॉट के अंदर लगा रखे हैं, तो उस कंपनी की रिन्यूअल जो होगी तभी होगी जब ये पैसे विद इंटरेस्ट जो है बिल्डर गमाडा को देगा, तो ये प्रोजेक्ट दोबारा से रिज्यूम हो सकते हैं। अब इस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं बाजवा डेवलपर, सबसे ज़्यादा नंबर 1 वही हैं। और फिर नंबर 2 पे हमारे MLA साहब का नाम था, और इनके बेटे अब मोहाली के मेयर भी बन गए हैं। और यहाँ लिखा भी हुआ है खबर में कि जी कुलवंत सिंह सन सरबजीत सिंह इलेक्टेड मोहाली मेयर। और इसमें लिखा है कि परिवारवाद का भी जिक्र शुरू हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने भी परिवारवाद वाली लाइन को पकड़ लिया है। लेकिन
एक तरफ इन पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 152 करोड़ गमाडा के देने हैं, क्योंकि गमाडा ने ये लिस्ट जारी की है तो सब जगह ये न्यूज़ फ्लोट हो रही है कि जी मोहाली के एमएलए जो आम आदमी पार्टी से हैं इन्होंने 152 करोड़, इतने अमीर बंदे हैं, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट हैं इनके, लेकिन फिर भी 152 करोड़ इनके लोगों के देने, लोगों के इकट्ठे करके लोगों से इसमें ये लिखा कि जनता से पैसा लिया लेकिन गमाडा को नहीं भरा। तो लोगों से इकट्ठा कर लिया एडीसी का पैसा लेकिन सरकार को नहीं दिया, ये इल्ज़ाम है। और साथ ही में ये कोर्ट में चले गए हैं, कुलवंत सिंह जी जो एमएलए हैं, ये कोर्ट में जाके उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को लेकर कोई स्टे लगाया हुआ था तभी इन्होंने ये पैसे नहीं दिए हैं, और ये कोर्ट में केस चल रहा था, उस केस की वजह से ये बकाया खड़ा है। लेकिन फिर भी गमाडा ने ये लिस्ट में इनका नाम डाल दिया, क्योंकि ये इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट नहीं है, इन जानबूझ के इन्होंने ये पैसा रोका नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है इसीलिए ये पैसे पे होल्ड रखा हुआ है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये पैसा नहीं भरा जाएगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा कितने भरने हैं तब आगे ये पेमेंट जाएगी, लेकिन ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नहीं है, ये अंडर कोर्ट है। तो एमएलए साहब ने गमाडा के ऊपर 5 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है, यानी गमाडा की इस लिस्ट की वजह से इनकी इतनी बदनामी हो गई है कि इनको 5 करोड़ का लॉस हो गया, ये वो कह रहे हैं। और ये कोर्ट में पहुंच चुके हैं और नोटिस भेज दिया है इन्होंने, और 3 दिन के अंदर अंदर गमाडा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। अब मेयर भी इनके हैं, एमएलए भी यही हैं, सरकार भी इनकी है, और अब कोर्ट में भी ये पहुंच गए हैं कि भाई आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये हमने पैसे इसीलिए नहीं भरे क्योंकि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। चलिए, ये कोर्ट ने देखना है कौन सही है कौन गलत है। मैंने दोनों पक्ष रख दिए, इनका पक्ष भी रखा गया, ये क्या कह रहे हैं, और गमाडा क्या कह रहा है हमने वो भी रख दिया। और इसी लिस्ट को ध्यान में रखते हुए ईडी ने रेड्स डाली थी, क्योंकि इसमें जो टॉप पे चंडीगढ़ रॉयल सिटी हैं उनके क्योंकि बकाया था 47 करोड़, तो बावजूद बकाए के एक और प्रोजेक्ट की CLU क्यों इशू कर दी गई, क्यों उनसे पहले ये पैसे रिकवर नहीं कराए गए, क्यों एक और प्रोजेक्ट की CLU इनको इशू कर दी गई। इस मुद्दे को लेकर उन पे केस दर्ज हुआ और गमाडा के अफसरों से पूछा गया और उनसे भी पूछताछ चल रही है कि क्या आपने ऐसी चीज़ गमाडा के अफसरों को सुंघाई थी, दिखाई थी कि वो आपके वश में आ गए और उन्होंने आपको एक और CLU जारी कर दी, जबकि आपके पैसे पहले ही गमाडा की तरफ बकाया थे। तो ये जो लिस्ट है इसमें जो पहला नंबर है, इसीलिए ईडी ने पहले नंबर वालों को उठाया है और बाकियों को भी कागज पत्तर लेने देने की बातें चल रही हैं कि लई कागज़ लेके आओ, अपने दिखाओ, अपने कागज़, अपने खाते दिखाओ कि कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ आपने दिए, कहाँ नहीं दिए। ये सारा हिसाब किताब इन बाकियों को भी देना पड़ेगा। इसमें से बाजवाई तो पहले से ही जेल में है, तो उनको तो क्या डर है, वो तो पहले ही अंदर हैं और वो तो अपने ही जो एक 420 के केस के अंदर जो सज़ा होती है वो उनकी वैसे ही पूरी होने वाली है, तो उनके ऊपर 4-5 केस और भी डल जाएंगे तो बाजवा डेवलपर जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जुर्म की सज़ा काट ली है। अब 5-6 महीने बचे हैं, वो भी कट जाएंगे, उसके बाद फिर आराम से बाहर आ जाएंगे। अगर कोई और भी केस करेगा तो कहते भाई जो सज़ा है वो तो मैंने काट ही ली है, अब जो फ़ाइन है वो भरना है, अब वो सरकार से लेने देने वाला सिस्टम चलेगा। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। ये एक टॉपिक है कि एरोट्रोपोलिस की ज़मीन को एक्वायर करने पे रोक लगा दी गई है। अब बहुत लोगों ने एरोट्रोपोलिस के अंदर LOI ले रखी हैं और LOI बहुत ट्रेड हुई, बहुत बिकी, इधर से उधर फ्लोट होती रही हैं। और इसके अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो जज हैं, ऑनरेबल जो हमारे जज हैं संदीप मुदगिल जी और रोहित कपूर जी, जो उनकी बेंच हैं, उन्होंने कहा है कि 15 किसानों ने, 15 किसान जिसमें जरनैल सिंह और उनके साथी थे, इन्होंने एक पिटीशन डाली है कि जी हमारी जो ज़मीन है 2019-20 में एक्वायर की गई थी, 2019-20 में। अब देखें अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिले हैं। 2019-20 यानी आज 6 साल हो गए हैं। 6 साल के बाद भी सरकारी जो कॉलोनी है उसके अंदर लोगों को प्लॉट नहीं मिले हैं। किनको? किसानों को। यानी लोग तो बाद में आएंगे, अभी वहाँ सड़कें बननी बाकी हैं, डेवलपमेंट होनी बाकी हैं। तो इन्होंने कहा जी हमारी ज़मीन जो है
आप वो मत एक्वायर करें, हमें हमारी जी में रहने दें, हमें कोई प्लॉट नहीं चाहिए, आप बाकियों की ज़मीन जो आपके पास है उसको डेवलप कर लें। तो फ़िलहाल कोर्ट ने इनकी सुनवाई हो रही है और इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, गमाडा अपना पक्ष रखेगा। तब तक इस पे फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। इसको आगे रिज्यूम करना है, क्या होना है वो आगे की बात है। लेकिन इसमें एक और बात जिक्र जोग है, वो है कि जो निशानेबाज हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभिनव बिंद्रा जी, उनका फार्म हाउस भी इसी इलाके में आता है और उन्होंने भी पिटीशन डाली है कि जी मेरे फार्म हाउस को सरकार एक्वायर ना करे, उसके आसपास जो सड़कें बनानी हैं, प्लॉट काटने हैं वो काट दें, लेकिन मेरी ज़मीन आप एक्वायर ना करें, मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर में खुश हूँ, मैं अपने फार्म हाउस में खुश हूँ। तो ऐसा ही किसानों का कहना है। ये 15 जो किसान हैं, इनके जो प्लॉट हैं वो सभी ABCD सब जगह में हैं, ये डिफरेंट पॉकेट्स के जो किसान हैं, और ये कहते हैं कि हमारा ज़मीन हमारे पास रहने दीजिए, हमारे लेफ़्ट राइट सब जगह आप डेवलप कर दीजिए। तो गमाडा कहेगा जी जब आपके आसपास हमने डेवलप कर दिया तो फिर आपकी ज़मीन तो करोड़ों की हो ही जाएगी, तो उसका तो हमें तो सड़कें डेवलप करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए वो मेरे को लगता है कि ये केस आने वाले समय में फिर रिजॉल्व हो जाएगा, फिर ये दोबारा से इनको ज़मीन देनी ही पड़ेगी। शायद इनके ऊपर कोई सुनवाई जो ये चाहते हैं कि इनके हक़ में फ़ैसला आए, लगता है कानून के हिसाब से वो नहीं आएगा, और इनको वो जब सबके लिए जो कानून है वो इनके लिए भी कानून है, तो इनको वो मानना पड़ेगा, ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है जज होता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके बाद फिर एक और जज होता है, उसके बाद फिर एक और जज होता है, तो ये देखते हैं कहाँ तक जाएंगे उस फैसलों को लेकर। लेकिन फ़िलहाल ये एलेक्ट्रोपोलिस है, यहाँ पे ये सारा का सारा जो है ये एजुकेशन IT जोन है, उसके सामने ये एलेक्ट्रोपोलिस है, बीच में जो रोड जा रही है ये एयरपोर्ट चौक को जा रहा है, ये वाला चौक। तो यहाँ से इस तरफ ये वाला सारा एलेक्ट्रोपोलिस है, और बीच में जो ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं ये एयरपोर्ट रोड है, जिसके दोनों तरफ ये मिक्स लैंड यूज़ है। और ये येलो पार्ट जो है ये R जोन है, ये ABCD और ये EFG ये वाली जो पॉकेट्स हैं, इसके अंदर एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट सरकार लेके आ रही है, जिसकी LOI मार्केट में दी हुई है। अब मोहाली के बिल्कुल साथ में चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में भी मास्टर प्लान 2031 बन रहा है, और चंडीगढ़ ने कहा है कि जी चंडीगढ़ को हम बढ़ा तो सकते नहीं, एक तरफ पंचकुला आ गया, दूसरी तरफ मोहाली आ गया, तो बीच में चंडीगढ़ हो गया। अब इसको बढ़ा तो सकते नहीं, पॉपुलेशन फिर कहाँ जाएगी। तो चंडीगढ़ ने अपना मास्टर प्लान जो है वो रिवाइज़ करने के लिए सुझाव मांगे हैं, और वो जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। मोटी मोटी बातें उसमें क्या हैं वो आपको हम बता देते हैं। तो पहली बात उन्होंने कहा है जी हम जो 20% कवरेज थी हमारी, यानी एक सेक्टर में हमने 20% कवर कर रखा था, उसको हम 40% तक करेंगे, यानी जो कवरेज है उसको बढ़ाएंगे और बिल्डिंगें बनाएंगे, जो खाली जगह है उसको हम भर लेंगे। उसके बाद इसमें इन्होंने कहा है कि जी इंस्टीट्यूशनल पॉकेट्स हैं सारंगपुर धनास एरिया में नियर मनी माचा। तो ये जोन प्रीवियसली जो गवर्नड बाय थे लो राइज में थे, लो डेंसिटी नॉर्म में थे, अब इनको बढ़ा दिया जाएगा। अब इनको हम कहेंगे कि यहाँ पे S+4 की बिल्डिंगें बन जाएंगी, यानी जो 3 स्टोरी का कंसेप्ट है उसको और ऊपर करके, यानी कि ग्राउंड के अंदर आपका पार्किंग हो जाए, लिफ्ट लगा के आप S+4 तक जा सकते होंगे। अब नए सिस्टम में अभी पास नहीं हुआ है, प्रपोज्ड है, तो इसके अंदर ये कहा गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी कार पार्किंग को हम बढ़ाएंगे। कार पार्किंग जो है 100 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया के हिसाब से 4 कारों की हमें बंदे को स्पेस रखनी पड़ेगी, कि तकरीबन एक घर के अंदर 4 कारें तो आई जाती हैं, ट्रिपल स्टोरी है तो 4 कारें तो होंगी। तो 100 गज के अगर घर जो कोठी बनी है उसके सामने या उसके नीचे आपको 4 कारों की पार्किंग की जगह रखनी पड़ेगी। ये नया कानून आ रहा है, तो इससे जो हाई डेंस है, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। और इसमें नए सेक्टर जो हैं, जो बाद के फेज़ में हैं, 50 वाले 40 वाले, वो आएंगे, पुराने सेक्टरों को नहीं छिड़ा जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि 4 स्टोरी जो है मैंडेट वो आ रहा है कि आप 4 स्टोरी तक बनाएंगे S+4 स्टिल्ट में आपकी पार्किंग। और इसमें एक और चीज़ आ गई कि कॉर्पोरेट हाउसिंग स्कीम जो है स्टिल्ट फ्लोर, उनको एग्जम्प्ट फ्रॉम हाई कैलकुलेशन, ताकि वो नीचे अपने पार्किंग और बना दें, उनको एक फ्लोर जो है ऊपर और दे देंगे, यानी जो स्टिल्ट रहेगा उसको ये कवरेज में नहीं मानेंगे, वो तो सिर्फ पार्किंग में चला गया। तो कवरेज में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाला एरिया माना जाएगा,
ऐसा अब सिस्टम में आ रहा है। और इसमें एक और है कि जो कम्युनिटी स्पेसेस है उसमें 2.5 की FAR हो जाएगी, पहले ये 15% इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें एक कमर्शियल एक्टिविटी है कि इसमें भी सारे के सारे जितनी मल्टीप्लेक्स है, होटल हैं, ये हैं, इन सबको भी पार्किंग वाला एरिया में और कवरेज दी जाएगी ताकि ये और अपना एरिया कवर करके नीचे पार्किंग दे दें। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में भी कहा है कि जी जो एरिया के अंदर एजुकेशन एजुसिटी प्रोजेक्ट है सारंगपुर में, वहाँ पे 1.5 से 2.5 तक FAR जाएगी, यानी 2.5 स्टोरी ऊपर तक आप जाएंगे, और ये 30 मीटर यानी ग्राउंड से 30 मीटर तक आप जा सकते हैं। इसके बाद कल्चरल और रिलीजियस जो साइट हैं वो सेम रहेंगी, उनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए जाएंगे। अब इसके बाद आ गया कि एक इसमें ख़ास बात जो निकली है कि कमर्शियल जो कमर्शियल नहीं इंडस्ट्रियल जो प्लॉट थे, इंडस्ट्रियल प्लॉट बहुत बड़े साइज़ के जो थे उनको छोटा करने की बात चल रही है कि उसके छोटे हिस्से हो जाएं ताकि उसको छोटे हिस्से को बेचा जा सके। अब अगर किसी का 4 कनाल का प्लॉट है फैक्ट्री लगाने के लिए, अब उतनी बड़ी फैक्ट्री को नया नहीं लगा रहा क्योंकि लैंड बहुत महंगी हो गई है, तो वो 4 कनाल के एक कनाल के 4 प्लॉट बन सकते हैं, 1 कनाल के फिर 200 गज के बन सकते हैं। तो वो जो कटिंग है बड़े प्लॉट को छोटे में करने की, उसकी भी अप्रूवल देने जा रही है सरकार, ताकि जो इंडस्ट्री एरिया है, जो फोकल पॉइंट है, वहाँ पे और इंडस्ट्री वहाँ पे प्लेस हो जाए, और जो बड़ी जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं वो शहर से बाहर शिफ्ट कर ली हैं उन्होंने, तो उनका प्लॉट खाली पड़ा है, उसमें छोटे हिस्से में छोटी इंडस्ट्रियाँ आ जाएँ क्योंकि लैंड महंगी हो चुकी है। तो ये भी एक चीज़ है। अब एक ये और यूटी ने कहा, ये चंडीगढ़ का ही है, कि हम जो पुराने गांव हैं जैसे धनास है, पुराना गांव, डड्डू माजरा है, जो ऐसे गांव हैं जो शहर के अंदर हैं, यानी उसके आसपास सिटी डेवलप हो गया है लेकिन बीच में वो गांव है, तो गांव में एक देहबादी एरिया होता है जो पुराना गांव होता है, तो उसमें नंबर नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ कब्जा होता है, यानी उसकी पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, जिसको लाल लकीर के अंदर का एरिया कहते हैं। तो लाल लकीर का एक ही नंबर होता है, तो उसके अंदर कौन कहाँ है ये तो मौके पे कब्जे पे निर्धारित है। तो उसके उन बंदों के लिए कि लाल लकीर के अंदर चंडीगढ़ के जो गांव हैं, जो पुराने गांव हैं चंडीगढ़ के अंदर बसे हुए हैं, उन गाँव के अंदर लाल लकीर के अंदर जो लोगों का कब्जा है, उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड बना के देंगे जिसपे उनकी जियो टैगिंग भी होगी, यानी उनकी फ़ोटो होगी, वहाँ पे उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा, गूगल इमेज भी होगी कि ये घर यहाँ है। कल को जब मर्जी उसको ट्रैक करना हो तो वो ट्रैक हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी कार्ड से के बनने के बाद उस बंदे के पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि हाँ, लाल लकीर के अंदर मेरी जो ज़मीन है वो यहाँ है, जो मेरे पास 100 गज है, 50 गज है, वो यहाँ है। उसकी लोकेशन एग्जैक्ट आ जाएगी गूगल इमेजिंग के साथ साथ। तो उससे डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा जो अब तक नहीं है, कौन कहाँ है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऑनलाइन। बाहर के सब रिकॉर्ड हैं, अंदर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए यूटी ने कहा है कि जो लाल लकीर के अंदर हैं उनको भी हम प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर, ताकि उनकी प्रॉपर्टी पे लोन मिल सके, जो बैंक उनको लोन देगा उसको भी कल को उसको कब्जा करना है या उसको दोबारा से बेचना है तो बेच सकते हैं। दोबारा से उसको जब बेचेंगे तो पहले ये किसके नाम थी, जैसे फर्द में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद इसका कौन ओनर हुआ, तो इस डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड में वो डाटा भी सेव हो जाएगा, यानी उस प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री बन जाएगी कि किसने पहले लिया था, उसके बाद किसने लिया, उसके बाद चेन ऑफ ओनर्स इसमें से निकल के सामने आ जाएगी। तो ये बड़ी जल्दी ही होने वाला है, अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही ये शुरुआत हो जाएगी, और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये यूटी कर रहा है तो ये पंजाब में भी होनी चाहिए और बाकी सारे देश के हर गांव में ये होनी चाहिए, क्योंकि लाल लकीर के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कुछ नहीं होता कि कौन कहाँ है, किसका घर कौन से मोहल्ले में है, लाल लकीर के अंदर। तो उसमें ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। आज डिजिटल ज़माना है, हम गूगल इमेज यूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे बोला गया है, और लाल लकीर के अंदर की पूरी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाएगा, कितने घर हैं। जैसे अभी जनगणना हो रही है तो ये भी जनगणना का पार्ट बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जी। तो नई चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं। अब आज का जो सेशन है ये इन्फॉर्मेटिव सेशन था, और कल जो हम संडे को सुबह आपके सामने
दूसरे वाला पार्ट जो आएगा उसमें हम कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसका एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दें तो यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात होगी कल के सेशन में। तो कौन कौन से बिज़नेस आइडिया हैं क्या जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप बिना टाइम लगाए, बिना जाए आए बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, कोई ऐसे कौन से बिज़नेस है जिसमें आपकी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड यूज़ हो सकती है, जिसमें आपका फार्म हाउस यूज़ हो सकता है। तो वो सारे आइडियाज़ इन डिटेल में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, कल यानी संडे को। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं और इंतज़ार रहेगा कल का। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि कल सुबह जब हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी कल वाली ये वाली वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद।